अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम पढ़ेंगे सेक्शन 175 सीआरपीसी। तो सेक्शन 175 जो सीआरपीसी है उसमें यह प्रावधान है कि व्यक्तियों को समन करने की जो शक्ति है, जो जांच में, जो अन्वेषण में, कार्रवाई में अपने साक्ष्य देने के लिए जो व्यक्ति सक्षम हैं, और जब हम किसी प्रकार की कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं या किसी प्रकार का कोई साक्ष्य जुटा रहे हैं, तो उसके लिए जब हमको किसी व्यक्ति को कॉल करना पड़ता है तो उसके बारे में दे रखा है सेक्शन 175 में। तो इसमें है 175 सब क्लोज 1 में धारा 174 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त 2 या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी दशा में अन्य ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को वास्तव में इस घटना के बारे में जानकारी है, लिखित आदेश के द्वारा वह उस व्यक्ति को समन कर सकता है। और ऐसे समन का किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल स्थिति है, उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक अभियोग में या किसी प्रकार की शास्ति में या समापरण की आशंका में डालने की है, सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। तो इन 3 कंडीशंस के अंतर्गत यदि वह चाहे तो गलत बोल सकता है, लेकिन अन्य जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में उसको बोलने के लिए यह शास्ति होगी, यह उसकी लाइबिलिटी होगी कि वह उन कथनों के बारे में सही बोले। 175 सब क्लोज 2 के अंतर्गत है, यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध जिसको धारा 170 लागू है प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा ही नहीं करेगा। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 175। अब सेक्शन 175 में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से वह अपना पालन नहीं करता है तो भी वह आईपीसी की धारा 175 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब सेक्शन 176, सेक्शन 176 है, यह इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यह एक प्रैक्टिकल सेक्शन है। इसमें है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करना, यानी इंक्वायरी करेगा कौन? मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसमें आएगा, वो यह जांचेगा कि वास्तविक रूप से मृत्यु क्यों हुई है, लेकिन वो सभी मृत्युओं में जांच नहीं करेगा, उसके लिए भी एक लिमिटेड है। निम्न कंडीशंस में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करेगा। तो जब मामला सेक्शन 174 की उपधारा 3 के खंड 1 के अंतर्गत या खंड 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु की समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा 1 में वर्णित अन्य कोई दशा है तो उसमें भी कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा और वो सभी प्रकार से अन्वेषण उसको कर सकता है। एक अन्वेषण अधिकारी की शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमको यह है कि एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी एंटाइटल यहाँ पे किया है, लेकिन कुछ स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसमें आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में जुडिशियल भी कर सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कुछ कंडीशंस अलग है जो मैं बताऊंगा। कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई गायब हो जाता है या किसी स्त्री के साथ बलात्संग होना अभिकथित है, तो उस दशा में जबकि ऐसी व्यक्ति या ऐसा कोई स्त्री अभिरक्षा के अंतर्गत है या न्यायालय ने किसी व्यक्ति को किसी कस्टडी के अंतर्गत रखा है, न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत रखा है, तो पुलिस अधिकारी तो जांच करेगा ही, उसके अतिरिक्त ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा अपराध घटित हुआ है वह जांच करेगा। यानी कंसेप्चुअल बात यह है कि कस्टोडियो ने अगर डेथ हुई है, किसी कस्टडी में डेथ हुई है, जुडिशियल कस्टडी में हुई है या पुलिस कस्टडी में कोई डेथ हुई है, तो उसकी जांच
हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कर रही है उसके अलावा भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा। बस कंसेप्ट वाली बात यही है। सब क्लोज 2 के अंतर्गत है कि ऐसी जांच करने वाला जो मजिस्ट्रेट है उसके संदर्भ में जो साक्ष्य है वो जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार ऐसी साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। 176 सब क्लोज 3 के अंतर्गत है जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समाचीन है कि किसी व्यक्ति के जो पहले ही गाड़ दिया गया है यानी कि उसको दफना दिया गया है लेकिन उसके शरीर को निकाला जाना आवश्यक है क्योंकि उसकी एग्जामिनेशन की जानी है जिससे कि हमें यह पता लगे कि वास्तविक इसकी डेथ क्यों हुई थी, तो वह उसके शव को निकलवा सकता है और उसकी एग्जामिनेशन में करवा सकता है। सब क्लोज 4 में है जहाँ कोई जांच इस धारा के अधीन की जाती है, जहाँ मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं साध्य है तो मृतक के नातेदारों को जिनके नाम और पते ज्ञात हैं इत्तला देगा और जांच के समय उपस्थित रहने की वह अनुज्ञा भी प्रदान करेगा। अब इसका जो उपधारा 5 है उसके अंतर्गत है उपधारा 1 के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम जो सिविल सर्जन है उसके पास या राज्य सरकार द्वारा निमित्त जो व्यक्ति है उसके पास भेजेगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना समाहित नहीं हो। और इसका स्पष्टीकरण है कि इस धारा के अंतर्गत नातेदार जो पद है उस नातेदार पद से माता पिता, संतान, भाई बहन, पति या पत्नी उसके अंतर्गत अभिप्रेत है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 176। अब सेक्शन 176 का जो स्पष्टीकरण है उस स्पष्टीकरण के अंतर्गत है कि नातेदार शब्द का अर्थ क्या होगा। तो नातेदार शब्द के अंतर्गत माता पिता भी आता है, संतान भी आती है, भाई बहन भी आता है और पत्नी या पति भी उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और येलप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो केस है 1993 क्रिमिनल लॉ जनरल का उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि रिपोर्ट लिखते समय यानी मृत्यु समीक्षा कोई रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लिखते समय अभियुक्त ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकार किया कि उसने स्वयं अपनी पत्नी की क्या की है, हत्या, लेकिन उसकी यह कन्फेशन साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही इसको हम साबित कर पाए। तो उस स्थिति के अंतर्गत यह साबित नहीं किया जाना अभियुक्त को आधार देता है बचने के लिए और यह बेनिफिट ऑफ डाउट अभियुक्त के पक्ष में ही जाएगा और अभियुक्त को सिद्ध दोष मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, इसलिए उसको दोष मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 176। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।